Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th and our today's topic is retained earnings. So the entire earnings of a company are not distributed as dividends among the shareholders. So I already explained you uh, the initial topic of this chapter, that is source of business finance. So in this chapter I covered the introduction, then I taught you that finance is divided into two parts, one is internal and another one is external. So internal source of fund में मैंने आपको equity shareholders, the features, merits, limitations बताए थे. Then next preference shareholders, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मैरिट्स बताए थे, लिमिटेशन बताई थी एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ इन दिस वीडियो रिटेन अर्निंग. सो रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द part of your owner's fund, okay, because in retain earning we not need to give dividend or interest to our borrowers because it is our own saving, or we can say company's own saving. So a reasonable part of it is retained as reserve or surplus. Retained earnings refers to that part of profit which is kept as reserve for use in a future. तो रिटेन अर्निंग अपने आप में वो फंड है जो कि हम कंपनी के सेविंग से निकाल करके फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसा अमाउंट है जिसको हम कंपनी का डिविडेंड पे करने के बाद, शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद, जितने भी बोरिंग्स है उनको पे करने के बाद जो अमाउंट हमारा बच जाता है उस अमाउंट को हम अपना सेविंग में डाल देते हैं और वो सेविंग ही हमारा रिटेन अर्निंग कहलाता है. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिटेन अर्निंग्स. अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल फाइनेंसिंग. ये अपने आप में इंटरनल फाइनेंसिंग है. सेल्फ फाइनेंसिंग भी हम इसको कहते हैं और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी हम इसको कहते हैं. रिटेन अर्निंग्स आर शेयर होल्डर्स फंड्स एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लाइबिलिटी. कंपनी इज अंडर नो प्रेशर टू पे बैक दिस अमाउंट. तो ये जो रिटेन अर्निंग होती है, ये जो शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं वो हम एक्सटर्नली रेज नहीं करते, इंटरनली से ही रेज करते हैं और इसको वापस पे करने में कंपनीज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती. मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपका अर्निंग नहीं भी हुई है तो उस कंडीशन में आपको कुछ पे करने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है. रिटेन अर्निंग्स कैन नॉट बी यूज बाय अ न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी एंड इट हैज़ टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो रिटेन अर्निंग एक न्यूली स्टैब्लिश कंपनी के पास थोड़ा सा कम हो सकता है. तो न्यूली अगर स्टैब्लिश कंपनी है तो वो तो एक्सटर्नल सोर्स से अपने फ़ंड को रेज़ करती है, लेकिन जो ओल्ड फर्म है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, ऐसी फर्म्स अपने रिटेन अर्निंग का यूज़ कर सकती है. द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. तो जो रिटेन अर्निंग होता है वो डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, वो कितना डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, एंड द एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की एज क्या है. अगर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो उसके पास अच्छा रिटेन अर्निंग होगा. ठीक है. और अगर न्यूली इनिशियल स्टेज में कोई इंडस्ट्री होगी या कोई कंपनी होगी तो उसका रिटेन अर्निंग कम होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स. तो एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस रिटेन अर्निंग हैज़ अ फॉलोइंग एडवांटेजेस. तो रिटेन अर्निंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे ये डिपेंडेबल सोर्स है, हम टोटली अपनी रिटेन अर्निंग पर डिपेंड कर सकते हैं. इकोनॉमिकल है, मोर फ्रीडम, एवेलेबिलिटी टू ऑब्जर्व शॉक इन बिजनेस एंड इन्हांस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेबल सोर्स की. सो रिटेन अर्निंग्स आर मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स as they do not depend on investors preference and market condition and are permanent fund. तो जो ये रिटेन अर्निंग है ये एक टाइप से बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल सोर्स है. हम ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करते. वी टोटली डिपेंड अपॉन अवर परमानेंट फंड दैट इज़ कॉल्ड रिटेन अर्निंग. इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल मैथड ऑफ फाइनेंसिंग एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट
the form of interest, dividend or flotation cost. So next, more freedom. So retained earning do not delegate the control as. Hello student, as I explaining you that more freedom. So retained earnings do not delegate the control as there is no increase in the number of shareholders. As funds are generated internally, there is a greater degree of operational freedom and flexibility. तो जो रिटेन अर्निंग होता है वो हमारी खुद की सेविंग होती है, तो ये हमारा एक मेरिट होता है कि हमें फ्रीडम होती है कि हम उस रिटेन अर्निंग को किसी भी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं. जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है वो फ्रीली और फ्लैक्सिबल तरीके से हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं. देन फोर्थ, एबिलिटी टू ऑब्जर्व शॉक्स इन बिजनेस. So it enhance the capacity of the business to observe unexpected and sudden business shocks arising due to economic depression and uncertainty of the capital market. तो जो हमारे सडन कोई खर्चा आ जाता है, ठीक है, सडन बिजनेस के जो शॉक्स हैं जिसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, जब हमारे पास पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी या हमें कैपिटल मार्केट में लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम रिटेन अर्निंग का यूज़ कर सकते हैं. देन फिफ्थ, एनहांस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है उसको वो बढ़ा के रखता है, क्रेडिटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. जितनी ज़्यादा हमारे पास रिटेन अर्निंग होंगी, हम उतने ज़्यादा अपने क्रेडिटर्स को रेज कर सकते हैं, अपने फंड को रेज कर सकते हैं. सो इट मे लीड टू इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर. तो इस वजह से हमारी कंपनी का जो शेयर है उसका जो वैल्यू है वो मार्केट में हाई हो सकती है. देन नेक्स्ट, सिक्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. सो अ कंपनी विद एडुकेट सरप्लस can pay a stable rate of dividend to the equity shareholders even during insufficient period. तो जो रिटेन अर्निंग हमें हेल्प करता है किसी भी कंपनी को, अगर कंपनी के पास एडुकेट अमाउंट ऑफ सरप्लस नहीं है, उस कंडीशन में भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो सफिशिएंट प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिकॉज द सपोर्ट बाय द रिटेन अर्निंग्स. नाउ लिमिटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स. तो रिटेन अर्निंग्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट, dissatisfaction among shareholders. The shareholders may be dissatisfied with the company as retentions of profit reduce the rate of dividend. तो अगर हम बात करें रिटेन अर्निंग की, तो ये शेयर होल्डर्स के बीच में एक डिससेटिस्फेक्शन का भी पॉइंट सामने लेके आता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और बाई चांस अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है तो उस कंडीशन में हम अपने शेयर होल्डर्स को उतना ही पे करते हैं जितना कि प्राइस या रेट या डिविडेंड का रेट फिक्स है. तो इस कंडीशन में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन का भाव आ जाता है. सेकेंड, अनसर्टेनिटी. सो इट इज़ एन अनसर्टन सोर्स ऑफ फंड. ये अपने आप में निश्चित नहीं है कि कितना ये होगा, ठीक है. कभी कंपनी को प्रॉफिट हो भी सकता है, प्रॉफिट नहीं भी हो सकता. अगर प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट होगा, कंपनी की रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी की रिटेन अर्निंग नहीं होगी. सो दिस पॉइंट ऑल्सो कम्स इन लिमिटेशन, दैट अनसर्टेनिटी. फिक्स नहीं है कि कितना रिटेन अर्निंग होगा भी या नहीं होगा. देन फोर्थ, इग्नोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो द रिटेन अर्निंग्स इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है. द रिटर्न विच इज शेयर होल्डर्स वुड हैव अर्न्ड इफ द प्रॉफिट वर नॉट कैप्ड एज रिजर्व. हाउएवर द मैनेजमेंट डज नॉट कंसीडर दिस कॉस्ट एज रिटेन अर्निंग्स आर अवेलेबल इजी एट नो कॉस्ट. दे मे बी मिसयूज्ड बाय इन्वेस्टिंग इन अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, ठीक है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिटेन अर्निंग का जो अमाउंट है वो हमारे पास रिजर्व रहता है, ठीक है, और अगर हमें प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो उस प्रॉफिट जो रिटेन अर्निंग है उस अमाउंट से हम अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ज़्यादा स्ट्रांगफुली काम नहीं करता, क्योंकि वो टोटली डिपेंड हो जाता है रिटेनिंग अर्निंग के ऊपर, कि अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो कंपनी को कोई लॉस नहीं है,
क्योंकि वो डिविडेंड या जो अपने क्रेडिटर्स हैं उनको किन से पे कर देंगे, अपने रिटेन अर्निंग से पे कर देंगे। तो ये वाली जो फीलिंग है ये अपने आप में डिसएडवांटेजेस का काम करती है, क्योंकि इससे जो मैनेजमेंट के जो पीपल हैं वो अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ लिमिटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग इज डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. So there is a risk of over capitalization if the company retains profits regularly without any requirements of funds for profitable investment. Use of reserves for issue of bonus shares may lead to over capitalization. ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, इसकी 3 कंडीशन होती है। एक तो होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, दूसरा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन और तीसरा होता है एक लिमिट जिसमें ना ही ओवर है और ना ही अंडर है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आपके पास कैपिटल का ज़्यादा होना। जब आप बहुत ज़्यादा कैपिटल ओवर रहते हैं तो आप उसको एक्सेसली यूज़ करने लगते हैं। एक्सेसिवली अगर आप यूज़ करते हैं तो वो गलत भी आप उसको यूज़ करने लगते हैं, वो मनी का वेस्टेज हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि रिटेन अर्निंग में ओवर कैपिटलाइजेशन ना हो, क्योंकि ये अपने आप में एक लिमिटेशन का काम करता है। जहाँ पे आपको पैसा लगाना है वहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे, अननेसेसरली आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपने ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दिया है पैसा जहाँ पे आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी बट वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में दिस बिकम द लिमिटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द फर्म. ओके, now this is about retained earnings. Next, global depository receipts, American depository receipts and Indian depository receipts. So these 3 are also comes in the part of owners fund. ये भी आपके owners fund में ही आते हैं. ठीक है, तो जो हमने owners fund पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने equity shareholders पढ़े थे, then second preference shareholders, then third retain earning पढ़ लिया, next GDR पढ़ेंगे global depository receipts and next American depository receipts ADR जिसको हम बोलते हैं and Indian depository receipts जिसको हम IDR बोलते हैं. ठीक है, तो all these are the parts of owners fund. Okay, now let me explain you little bit about GDR, ADR and IDR. Okay, but detail I'll explain you in my next video. Okay, so quickly I'll explain you with the help of the definition of all these 3. So global depository receipts called GDR is an instrument borrowed by a company to raise fund in some foreign currency and is listed and traded on a foreign stock exchange. तो GDR अपने आप में ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स है. इसके द्वारा जो कंपनी है वो आउटसाइड इन्वेस्टर्स से भी अपने फंड को रेस कर सकती है. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम फॉरेन करेंसी को अर्न कर सकते हैं. ठीक है, और GDR में जो शेयर्स की परचेजिंग एंड सेलिंग होती है वो स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से होती है, फॉरेन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से होती है. ठीक है, अगर हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मुंबई नंबर 1 पर है, फिर दिल्ली एंड देन कोलकाता. ठीक है, तो ये ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे शेयर्स कंपनी सेल करती है और इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं. सेकेंड, American depository receipts. So the depository receipts issued by a company in the USA are known as American depository receipts. तो ये जो डिपोजिटरीज होती हैं ये बेसिकली यूएसए की जो कंपनीज हैं उनके लिए काम करती हैं. इसमें जो डॉलर डोमिनेटेड होता है, कहने का मतलब है कि डीलिंग डॉलर्स में होती है, क्योंकि ये अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स है. जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो अपने फंड को रेस करने के लिए एडीआर का यूज़ करती हैं. देन आईडीआर की अगर हम बात करें तो इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट denominated in Indian rupee in the form of depository receipts created by an Indian depository
to enable a foreign company to raise funds from the Indian securities market. तो IDR इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, इसमें मौका दिया जाता है जो आउटसाइड की जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ की जो कंपनी है वो हमारे कंट्री में आकर के अपने फंड को रेज कर सकती हैं, ठीक है। बट हेयर द डीलिंग इज़ इन रुपीज़, क्योंकि IDR इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स है, तो यहाँ पे जो डीलिंग होती है वो रुपीज़ में होती है, नॉट इन डॉलर ओनली इन ADR, ओके। सो these are the small depositories which help to form to raise the fund. More detail about all these depositories I'll explain you in my next video.